नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। नए ग्रामीण रोजगार कानून पर आरटीआई खारिज हुई। वीबीजी रामजी एक्ट की जानकारी देने से मना किया। राज्यों से सलाह का रिकॉर्ड देने से मना। पकड़ा गया क्या झूठ। केंद्र सरकार ने वीबीजी रामजी एक्ट 2025 यानी नए ग्रामीण रोजगार कानून से जुड़ी जानकारी देने से इनकार कर दिया है। ये जानकारी आरटीआई के तहत मांगी गई थी। यह आरटीआई यूनाइटेड फोरम फॉर आरटीआई कैंपेन के चक्रधर बुद्धा ने दायर की थी। उन्होंने पूछा था कि नया कानून लाने से पहले केंद्र ने राज्यों से क्या क्या सलाह ली, तकनीकी वर्कशॉप और बैठकों का ब्यौरा क्या है और इन सुझावों को कानून में कैसे शामिल किया गया। लेकिन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जवाब दिया कि ये जानकारी अभी साझा नहीं की जा सकती क्योंकि ये योजना अभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में लागू नहीं हुई है। कानून की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई और अभी फैसले लेने की प्रक्रिया चल रही है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस समय जानकारी देने से नीतिगत फैसलों और चल रही चर्चाओं का खुलासा हो जाएगा जो उचित नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही एक अखबार में लिख चुके हैं कि इस कानून से पहले राज्यों से व्यापक सलाह मशविरा हुआ था, लेकिन आरटीआई में वही जानकारी देने से अब इनकार कर दिया गया है। बंगाल में अदालती काम ठप। 294 जज वोटर लिस्ट की जांच में जुटे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 50 लाख वोटर दावों की जांच करेंगे न्यायिक अधिकारी। पश्चिम बंगाल की अदालतों से बड़ी खबर आ रही है कि राज्य के जिला और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई लगभग ठप पड़ गई है। इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर करीब 294 न्यायिक अधिकारियों को चुनावी वोटर लिस्ट की जांच यानी एसआईआर के काम में लगा दिया गया है। इन अधिकारियों को 50 लाख दावों और आपत्तियों की वेरिफिकेशन करनी है, जिसकी डेडलाइन 28 फरवरी है। हालात यह है कि पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों और रेगुलर ट्रायल की सुनवाई रुक गई है। हालांकि अर्जेंट मामलों और जमानत की अर्जियों पर सुनवाई जारी रहेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने जरूरी केसों को दूसरे कोर्ट में भेजने के लिए कमेटियां तो बनाई हैं, लेकिन फिलहाल अदालती कामकाज बुरी तरह प्रभावित है। उड़ान स्कीम पर संकट 9 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची। 93 में से 15 एयरपोर्ट बंद, धीमी हुई चाल। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना को लेकर एक चिंताजनक खबर सामने आई है। क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने वाली इस स्कीम के तहत नए एयरपोर्ट की संख्या पिछले 9 सालों में सबसे कम रही है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक केवल 4 नए एयरपोर्ट चालू किए गए हैं, जिनमें महाराष्ट्र का अमरावती, बिहार का पूर्णिया और मध्य प्रदेश के दतिया और सतना शामिल हैं। हालांकि दतिया और सतना में उड़ानें फिलहाल बंद हो गई हैं क्योंकि वहां एयरलाइंस और बिडर्स नहीं मिल पा रहे हैं। साल 2016 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक कुल 93 एयरपोर्ट विकसित किए गए हैं, जिनमें से 78 फिलहाल चालू हालात में हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के न्यायिक पालिका के मौजूदा रुख पर तीखे सवाल। बोले अदालतें अब पर्यावरण विनाश को जायज ठहरा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने न्यायपालिका के मौजूदा रुख पर तीखे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अब अदालतें पर्यावरण बचाने के बजाय प्रक्रिया यानी प्रोसीजर को ज्यादा महत्व दे रही हैं, जिससे पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। जस्टिस गुप्ता ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और रिलायंस के वंतारा जैसे मामलों का उदाहरण देते हुए कहा कि आज अदालतों का रवैया बदल गया है। उन्होंने कहा कि अंडमान में पेड़ काटकर हरियाणा में पेड़ लगाने जैसी बातें मजाक बनकर रह गई हैं। मणिपुर विधायक का अंतिम संस्कार रोका गया। जोमी समुदाय की मांगें पूरी हों तभी होगा दाह संस्कार। मणिपुर के बीजेपी विधायक बुंग जागिन वाल्टे के परिवार ने उनका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। परिवार की मांग है कि जब तक सरकार उनकी 2 मांगें पूरी नहीं करती तब तक दाह संस्कार नहीं होगा। परिवार की मुख्य मांगें हैं जोमी जनजाति के लिए अलग जिला बनाया जाए, विधायक की मौत की एनआईए से जांच कराई जाए। बुंग जागिन वाल्टे का निधन 21 फरवरी को हरियाणा के एक अस्पताल में हुआ था। वो जोमी समुदाय से आते थे और 4 मई 2023 को इम्फाल में भीड़ के हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे, जो कुकी, जो और मैतेई समुदायों के बीच हिंसा के दौरान हुआ था। वो उन चोटों से कभी उबर नहीं पाए। वाल्टे का शव पहले दिल्ली से मिजोरम की राजधानी आइजोल लाया गया, फिर 24 फरवरी को सड़क मार्ग से चुराचांदपुर पहुंचाया गया। रास्ते में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परिवार ने अपनी मांगों की सूची मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को सौंप दी है। इस बीच चुराचांदपुर जिले में पूरी तरह बंद देखा गया है। राज्य सरकार ने 22 से 24 फरवरी तक राज्य के शोक की घोषणा की थी। अब समुदाय के नेता आगे की रणनीति पर बैठक करने वाले हैं। नेतन्याहू के हेक्सागन अलायंस से पाकिस्तान बौखलाया।
पाकिस्तानी सीनेट ने भारत इजरायल गठबंधन प्रस्ताव की निंदा की। इजरायल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू की ओर से पेश किए गए हेक्सागन अलायंस के प्रस्ताव से पाकिस्तान बुरी तरह असहज हो गया। पाकिस्तानी सीनेट ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास कर नेतन्याहू की इस योजना की निंदा की। पाकिस्तान का कहना है कि यह गठबंधन मुस्लिम उम्मा के खिलाफ एक साजिश है। यह प्रस्ताव पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी के सांसद पलबाशा मोहम्मद जई खान ने सभी राजनीतिक दलों की ओर से पेश किया। सीनेट ने इजरायल की नीतियों, खासतौर पर कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में बदलाव की कोशिशों की आलोचना की। प्रस्ताव में कहा गया कि ऐसे बयान और योजनाएं क्षेत्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ हैं और मुस्लिम देशों की एकता को तोड़ने की कोशिश है। पाकिस्तान ने इजरायल द्वारा सोमालीलैंड को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने का भी विरोध किया और एक बार फिर फलस्तीन के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन दोहराया। बता दें, पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू ने कहा था कि इजरायल एक ऐसा गठबंधन बनाना चाहता है जिसमें भारत, ग्रीस, ग्रीक, साइप्रस और कुछ अरब, अफ्रीकी व एशियाई देश शामिल हों। नेतन्याहू के मुताबिक इस गठबंधन का मकसद कट्टरपंथी शिया और सुन्नी धुरों के खिलाफ साझा रणनीति बनाना है। इजरायल यात्रा पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। बोले, किसके कहने पर देश के हितों के खिलाफ सौदा करके आएंगे। बोले, ट्रेड डील रद्द करने की चुनौती दी थी, जवाब में इजरायल रवाना हो गए। कांग्रेस ने पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर तीखा हमला बोला है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री किसके आदेश पर देश के हितों के खिलाफ समझौता करने इजरायल गए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नरेंद्र सरेंडर मोदी, आपको यूएस ट्रेड डील रद्द करने की चुनौती दिए हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गए, आप फिर खामोशी से इजरायल निकल गए। एक बार तो आप एप्स्टीन के कहने पर इजरायल में डांस एंड सिंग कर ही चुके हैं, अब की बार वहां किसके कहने पर देश के हितों के खिलाफ सौदा करके आएंगे। एप्स्टीन कनेक्शन पर नोबेल विजेता रिचर्ड एक्सल का इस्तीफा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कहा, किसी कानून का उल्लंघन का सबूत नहीं है। महुआ मोइत्रा ने हरदीप पुरी से पूछा सवाल। नोबेल पुरस्कार विजेता और मशहूर वैज्ञानिक रिचर्ड एक्सल ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित न्यूरोसाइंस संस्थान के प्रमुख पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। 53 साल तक पढ़ाते रहे ये वैज्ञानिक जेफरी एप्स्टीन से जुड़ाव की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी कह रही है उनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी की किसी नीति या कानून का उल्लंघन किया हो, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस खबर को शेयर करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को टैग किया और पूछा, हेलो हरदीप पुरी। उनका इशारा साफ है, जब बिना किसी सबूत के नोबेल विजेता इस्तीफा दे सकता है तो एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने वाले मंत्री क्यों नहीं इस्तीफा देते। विपक्ष लगातार कह रहा है कि पुरी के एप्स्टीन से कई ईमेल और मीटिंग्स हुई थी। पुरी भी कह चुके हैं ये मीटिंग्स प्रोफेशनल थी और कोई गलत काम नहीं हुआ है। इजरायली संसद में पीएम मोदी बोले, भारत इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। बोले, मेरा जन्म उसी दिन हुआ जब भारत ने इजरायल को देश के रूप में मान्यता दी थी। पीएम मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने बुधवार को इजरायल की संसद को संबोधित किया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमले को बर्बर आतंकवादी हमला बताया और इसकी कड़ी निंदा की। पीएम ने कहा कि भारत इस हमले में मारे गए हर व्यक्ति और उनके परिवारों के दुख में इजरायल के साथ खड़ा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत पूरी मजबूती और दृढ़ विश्वास के साथ इस समय और आगे भी इजरायल के साथ खड़ा रहेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने गजा शांति पहल का समर्थन करते हुए कहा, ये पहल पश्चिम एशिया में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा, इस पहल को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का समर्थन मिला है और इससे फिलिस्तीन मुद्दे सहित पूरे क्षेत्र में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति का रास्ता निकल सकता है। पीएम मोदी ने इजरायली संसद में अपने भाषण के दौरान भारत के आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष का जिक्र करते हुए 26/11 मुंबई आतंकी हमले को याद किया। उन्होंने कहा कि भारत और इजरायल दोनों की आतंकवाद के खिलाफ नीति जीरो टॉलरेंस की है और इसमें कोई दोहरा मापदंड नहीं है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने जिस दिन आधिकारिक तौर पर इजरायल को एक देश के रूप में मान्यता दी, उसी दिन मेरा जन्म हुआ, 17 सितंबर 1950 को। इस मौके पर पीएम मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि भारत और यहूदी समुदाय के रिश्ते बहुत पुराने हैं और भारत में यहूदी समुदाय के साथ कभी भेदभाव नहीं हुआ। उन्होंने केरल, कोलकाता और मुंबई की ऐतिहासिक यहूदी बस्तियों का विशेष रूप से उल्लेख किया। भारत के सोलर सेल्स पर अमेरिका का 126% टैरिफ
अडानी समूह की कंपनियां अमेरिकी जांच के निशाने पर। ट्रेड डील की बातों के बीच अमेरिका का भारत को बड़ा झटका। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने भारत से आयात होने वाले सोलर सेल्स पर 126% तक भारी शुल्क लगा दिया है। अमेरिका का आरोप है कि भारतीय कंपनियां सरकारी सब्सिडी के सहारे सोलर सेल्स निर्यात कर रही हैं, जिससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है और ये विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन है। ये शुल्क 24 फरवरी को भारत के साथ साथ इंडोनेशिया और लाओस पर भी लगाया गया। ये कार्रवाई अमेरिका के वाणिज्य विभाग की उस जांच के बाद हुई जो अगस्त 2025 में शुरू की गई थी। अमेरिका की जांच के दायरे में भारत की कई बड़ी कंपनियां आई हैं। इनमें अडानी समूह की मुद्रा सोलर एनर्जी और मुद्रा सोलर पीवी, प्रीमियर एनर्जी और वारी एनर्जी जैसी कंपनियां शामिल हैं। अमेरिकी वाणिज्य विभाग की वेबसाइट पर जारी नोटिस के मुताबिक अडानी समूह की कंपनियों पर 125.87% का शुल्क खास तौर पर लगाया गया है। हालांकि फिलहाल ये दर सभी भारतीय निर्यातकों पर लागू होगी। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर सहमति बनी थी और भारतीय निर्यात पर टैरिफ 50% से घटकर 18% करने की बात हुई थी। हिमाचल में दिल्ली पुलिस के 20 जवान हिरासत में, बिना अनुमति गिरफ्तारी पड़ी दिल्ली पुलिस पर भारी। एआई समिट शर्टलेस प्रोटेस्ट का असर, पुलिस बनाम पुलिस हुआ। एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने दिल्ली पुलिस के 20 जवानों को हिरासत में ले लिया। ये सभी पुलिसकर्मी पहले दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कुछ नेताओं को गिरफ्तार करके लौट रहे थे। मामला 20 फरवरी को भारत मंडपम में हुए दिल्ली एआई समिट के दौरान शर्टलेस विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने हिमाचल पुलिस को बिना बताए और बिना अनुमति लिए यूथ कांग्रेस के 3 नेताओं को गिरफ्तार किया और उन्हें अपने साथ ले जा रही थी। बुधवार को जब दिल्ली पुलिस की 3 गाड़ियां शिमला चंडीगढ़ हाईवे पर धर्मपुर के पास पहुंची तो हिमाचल पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद सभी पुलिसकर्मियों और गिरफ्तार नेताओं को शिमला लाया गया और कोर्ट में पेश किया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की है ये कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया का पालन न करने के कारण की गई। अब कोर्ट में इस विवाद का अंत हुआ है। एनबीटी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस की टीम तीनों को लेकर दिल्ली रवाना हो गई है। एप्स्टीन फाइल्स में क्या ट्रंप से जुड़े दस्तावेज दबाए गए? एप्स्टीन फाइल से कुछ रिकॉर्ड गायब होने का आरोप अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि जांच करेंगे। अमेरिका के न्याय विभाग ने कहा है कि वो ये जांच कर रहा है कि क्या जेफरी एप्स्टीन फाइल से जुड़े कुछ दस्तावेज गलत तरीके से सार्वजनिक नहीं किए गए। ये मामला तब सामने आया जब कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एप्स्टीन केस से जुड़े जो दस्तावेज जारी किए गए उनमें एक महिला के आरोपों से जुड़े कुछ एफबीआई इंटरव्यू रिकॉर्ड शामिल नहीं थे। महिला ने आरोप लगाया था कि 1980 के दशक में नाबालिग रहते हुए उसके साथ ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन ने यौन शोषण किया था। ट्रंप इन आरोपों को लगातार खारिज करते रहे हैं। न्याय विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि कुछ फाइलों को लेकर यह बात सामने आई है कि वो गिहिसलेन मैक्सवेल के केस से जुड़े दस्तावेजों में शामिल थी, लेकिन सार्वजनिक की गई फाइलों में नहीं दिखी। अब विभाग उन फाइलों की समीक्षा कर रहा है। न्याय विभाग ने यह भी कहा कि अगर कोई दस्तावेज गलत तरीके से रोका गया पाया गया और वो कानून के तहत सार्वजनिक किया जाना चाहिए तो उसे कानून के अनुसार जारी किया जाएगा। खबरों के मुताबिक महिला से 2019 में 4 बार एफबीआई ने पूछताछ की थी, लेकिन सार्वजनिक फाइलों में सिर्फ एक इंटरव्यू का सार शामिल किया गया है। ईरान अमेरिका बातचीत, जेनेवा पहुंचे ईरानी प्रतिनिधि। परमाणु मुद्दे पर बातचीत से पहले ट्रंप की कड़ी चेतावनी। नई पाबंदियों के बीच ईरान बोला बातचीत से हल संभव है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार को जिनेवा पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कर रहे हैं। इस बातचीत से पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने उम्मीद जताई है कि बातचीत के जरिए नए टकराव को टाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान न युद्ध न शांति की स्थिति से बाहर निकलना चाहता है और ये प्रक्रिया सर्वोच्च नेता के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रही है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को चेतावनी दी है। अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में ट्रंप ने ईरान पर खतरनाक परमाणु मंशा रखने का आरोप लगाया और कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो सैन्य कार्रवाई हो सकती है। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा ईरान को अमेरिका की सैन्य चेतावनियों को गंभीरता से लेना चाहिए। इन सबके बीच ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी आरोपों को खारिज किया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल वकाई ने कहा कि परमाणु हथियारों से जुड़े आरोप पुराने और बड़े झूठे हैं।
रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर ट्रंप और जेलेंस्की की बातचीत। जिनेवा में बड़ी बातचीत से पहले ट्रंप का फोन कॉल। युद्ध खत्म करने की कोशिशें जारी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशों के तहत यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। यह बातचीत ऐसे समय हुई है जब गुरुवार को अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच नई बातचीत होने वाली है। इसके अलावा मार्च की शुरुआत में रूस के साथ 3 पक्षों की वार्ता भी संभावित है। व्हाइट हाउस की ओर से इस फोन कॉल की ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बातचीत में अमेरिका की ओर से स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर भी शामिल थे। जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत तेजी से चल रही है और उन्होंने सभी टीमों के प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत का करो या मरो मुकाबला। साउथ अफ्रीका की हार के बाद भारत की बड़ी परीक्षा। चेन्नई में भारत को चाहिए जीत और लय। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 ग्रुप 1 मुकाबले में भारत गुरुवार को जिम्बाब्वे से भिड़ेगा। ये मैच चेन्नई के MS चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस मुकाबले में करो या मरो की स्थिति में है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद में भारत को करारी हार मिली थी, जिसे टीम अब एक अस्थायी झटका मानकर आगे बढ़ना चाहेगी। कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली टीम को अब दोबारा लय पकड़नी होगी। टीम मैनेजमेंट अच्छी शुरुआत की तलाश में है और शीर्ष क्रम में संजू सैमसन को मौका मिल सकता है। ओपनर अभिषेक शर्मा अभी रन नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन टीम प्रबंधन उनका समर्थन कर रहा है। हकीकत यह है कि अब तक भारतीय बल्लेबाज एक साथ नहीं चले हैं। अब जरूरत है तेज वापसी की, क्योंकि टूर्नामेंट अपने अंतिम दौर की ओर बढ़ रहा है और भारत डिफेंडिंग चैंपियन है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.